नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां बागेश्वर में उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर मतदान पार्टियों को आज रवाना किया जाएगा। जहां 5 सितंबर यानी कि कल मतदान होना है। विधानसभा क्षेत्र में 188 बूथ है। डिग्री कॉलेज में मतदान पार्टियों को ईवीएम देकर उनके बूथ पर भेजने की कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। पहली मतदान पार्टी माला डोबा को जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो अब पूरी हो गई है। जो आपको बता दें, बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदान पार्टियों को आज रवाना किया जाएगा। जहां 5 सितंबर यानी कि कल मतदान होना है। विधानसभा क्षेत्र में 188 बूथ है। डिग्री कॉलेज में मतदान पार्टियों को ईवीएम देकर बूथ पर भेजने की कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि पहली मतदान पार्टी माला डोबा को जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। तो बताते चले, ये बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो 30 हो गई हैं। अंतिम चरण में तैयारियां पहुंच चुकी है। तो वहीं बागेश्वर उपचुनाव कल होना यानी कि 5 सितंबर को संपन्न किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना कर दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, 188 बूथ पर मतदाता वोट डालेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग के 188 बूथों पर 8 सितंबर को जो उपचुनाव के नतीजे हैं वो सामने आ जाएगा। कौन किस पे भारी पड़ता है वो सामने आ जाएगा। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान कल होना है, यानी कि कल से जो मतदान है वो सुबह से शुरू हो जाएगा। तो वही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अब आपको बताते चले कि पार्टी को आज रवाना कर दिया गया। 5 सितंबर को मतदान होना है। साथ ही 188 बूथ है जिन पर मतदान कराया जाएगा और साथ ही डिग्री कॉलेज में मतदान पार्टियों को ईवीएम देकर उनके बूथ पर भेजने की जो कार्यवाही है वो भी शुरू हो चुकी है। पहली मतदान पार्टी माला डोबा को जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, जहां आपको बताते चले तमाम जो तैयारी है वो अब पूरी कर ली गई है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो निकल चुकी, उनको हरी झंडी दिखा दी है निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने। तो वहीं मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां अब रवाना हो गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और 188 बूथों पर वोट डाले जाएंगे, यानी कि जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग कल करेंगे। साथ ही 188 बूथों पर अपने वोट डालेंगे और 8 को जो नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे और साफ तौर से देखने को मिलेगा कि कौन किस पे भारी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। जो आपको बता दें, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां पूरी कर ली गई। 188 बूथ है जिन पर मतदान किया जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन लाइव जुड़े हुए हैं। सुदीप, कल चुनाव होने, बागेश्वर का उपचुनाव है और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर अभी क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, बागेश्वर उपचुनाव में 1,88,000 के करीब मतदाता हैं और 188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। बागेश्वर जो सीट है वो दूरस्थ सीट क्षेत्र है और इसमें 9 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। वहां वायरलेस सेट इंस्टॉल किए गए हैं रिपीटियर के साथ, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। 5 पोलिंग बूथ आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, चाहे वो उम्रदराज हैं या वो दिव्यांग हैं, ऐसे मतदाताओं को घर से लाकर मतदान कराने की भी तैयारी की गई है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम जो सीईओ हैं इलेक्शन कमीशन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी जानकारियां विस्तार से दी हैं। इसके अलावा जो वर्नेबल बूथों की संख्या है वो 18 से अधिक है और 150 से अधिक ऐसे लोग हैं जो वर्नेबल हो सकते हैं, यानी जिनसे खतरा हो सकता है। उसमें 28 लोग ऐसे हैं जिनको बाउंड डाउन भी किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर किया जाएगा देहरादून से। जिला स्तर पे और राज्य स्तर पर भी कंट्रोल रूम, 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मतदान की घंटेवार प्रति घंटे जो डिटेल होनी है, जो मतदान होना है, उसकी सारी डिटेल वेबसाइट पर भारत सरकार के जो चुनाव आयोग है और राज्य सरकार का सीईओ ऑफिस की जो वेबसाइट है उस पर भी मिलेगी। तो कल शाम को प्रचार का शोर खत्म हो गया था और अब कल मतदान की तैयारी है।
ईवीएम मशीनें रवाना की जा रही हैं। पहले मॉक पोल होगा मतदान केंद्रों पे। मॉक पोल जो संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं उनकी देखरेख में, और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पहले मॉक पोल होगा और उसके बाद मतदान शुरू होगा। बिल्कुल सुदीप, लेकिन इस बीच अगर हम जाने कि जमीनी स्तर पर कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पार्वती दास ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, और अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी पार्वती दास के लिए उतरे थे प्रचार प्रसार के लिए। जी देखिए, बागेश्वर उपचुनाव में दिवंगत मंत्री जो राज्य सरकार में परिवहन, समाज कल्याण जैसे विभाग देख रहे थे, चंदन रामदास, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उनकी पत्नी पार्वती दास को पार्टी ने टिकट दिया है। मुख्यमंत्री 15 तारीख को नामांकन के समय मौजूद थे और 2 और 3 तारीख को 2 दिन वो बागेश्वर में भी थे। रात्रि विश्राम उन्होंने बागेश्वर में किया। सभा उन्होंने बागेश्वर में की। रैली निकालकर डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट पार्टी के पक्ष में मांगे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री, पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार, वो डेरा डाले हुए थे बागेश्वर में। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला मोर्चा से और उपाध्यक्ष यूथ, ये दोनों लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो विधानसभावार, मंडलवार बैठ के करेंगे और बूथ तक लोगों के पास जाएंगे कार्यकर्ताओं के जरिए से और सभी को साधने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से तो पुरजोर कोशिश की गई है और यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा साधा गया है। फिलहाल सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए, लेकिन वक्त हो गया इस छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल दूंगे। हाँ सर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेगा खबरों की ओर, जहां बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी की तरफ से यहां पर लगातार जो प्रचार प्रसार है वो भी किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, पार्वती दास के लिए प्रचार में गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद भी मिला है और बागेश्वर से लौटते समय बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने मैदान के पास पहुंच गए और मुख्यमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया। सीएम ने बुजुर्गों से जहां आशीर्वाद लिया तो वहीं बच्चों को गोद में उठाकर मुख्यमंत्री ने दुलार किया। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र में 5 से 8 सितंबर तक चलेगा और सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। 5 सितंबर से शुरू हो रहे आपको बता दें मानसून सत्र के लिए कार्य मंत्रण समिति की बैठक में सदन की कार्यवाही का एजेंडा तय किया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सोमवार को विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई और विधानसभा मानसून सत्र 5 से 8 सितंबर तक चलेगा। सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जो 600 सवाल हैं, हो सकता है अभी और भी आए। मुझे ऐसा लगता है इसमें जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का एक विशेष उसमें उनको अधिकार दिया गया है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। एक दिन में 20 सवाल तो तारांकित होंगे, कुछ अतारांकित होंगे। इस प्रकार से वर्गीकृत करके इन सवालों का जवाब दिया जाता है और जो तारांकित सवाल होंगे उसमें हर दिन 20 सवाल उसमें पहले से ही प्रावधान है और मैं मान के चलता हूँ कि जिस दिन तक ये सदन चलेगा उस दिन में मैं तभी आपसे के माध्यम से सभी से अपील कर रहा हूँ कि सवालों का जवाब संबंधित विधायक को मिले। हमारा सदन विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा। कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और ये देखिए, ये नज़ारा एक विधानसभा का है जहां सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सरकार के इस विधानसभा सत्र में जो सबसे बड़े एजेंडे की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा एजेंडा राज्य सरकार को अपना बजट लेकर आना है। ये अनुपूरक बजट होगा जिसे सप्लीमेंट्री बजट भी कहते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, 10% क्षैतिज आरक्षण का नौकरियों में। ये विधायक पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा वार्षिक लेखा प्रत्यावेदन की रिपोर्ट रखी जाएगी। 5 से 8 तारीख तक चलने वाले सत्र को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए
कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ ही विधानसभा में कार्य मंत्रणा की सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। ये नज़ारा देखें तो जो सुरक्षाकर्मी हैं वो निकल रहे हैं चेक करके विधानसभा में, और अब ये प्रक्रिया प्रतिदिन होगी और 2 समय होगी। तो विधानसभा सत्र के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। 600 से अधिक सवाल लगाए गए हैं इस सत्र में। 5 से 8 तारीख तक चलने वाले इस सत्र में 7 तारीख का दिन अवकाश का होगा, क्योंकि जन्माष्टमी का भी पर्व आ रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। वो सदन को संचालित करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तो आपको बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र वो 5 से लेकर 8 सितंबर तक चलेगा, जब विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर ये सर्वदलीय जो बैठक है वो बुलाई गई है। और साथ ही आपको बता दें ये जो सत्र है वो 5 से 8 सितंबर तक चलेगा, और इस सत्र के दौरान जो अनुपूरक बजट है यानी कि सप्लीमेंट्री बजट वो भी लाया जा सकता है। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब यहाँ विधानसभा का ये मॉनसून सत्र 5 से 8 सितंबर तक चलने वाला है। कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव रहेंगे जिनको इस सत्र के अंदर मंजूरी मिल सकती है, कौन कौन से एजेंडे रखे गए हैं? देखिए, 5 से 8 तारीख का जो सत्र आयोजन होना है, मानसून सत्र उत्तराखंड के विधानसभा का, इसमें राज्य सरकार का बिजनेस तैयार है। कार्य मंत्रणा की पहली बैठक और सर्वदलीय बैठक आज होनी है शाम को। जहां तक मैं एजेंडे की बात करूं तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा अनुपूरक बजट इस सत्र में आ रहा है, जो कि करीब 11,000 करोड़ रुपए का होगा। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों की बीते 22 वर्षों से चली आ रही एक मांग कि नौकरियों में आरक्षण राज्य आंदोलनकारी और चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिले। इसका राज्य सरकार कानून बनाकर लेकर आ रही है। कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है और पटल पर इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा वार्षिक प्रत्यावेदन जो अलग अलग विभागों के होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो प्रस्तुत की जाएंगी इस सत्र पे। अब विपक्ष को देखना है कि विपक्ष किस प्रकार से सरकार को घेरने में कामयाब होता है और सरकार कैसे सकुशल तरीके से सत्र चलाकर अपने एजेंडा, अपना बिजनेस क्लियर करा ले जाती है। क्योंकि सरकार के लिए 2 सबसे बड़े एजेंडे हैं, पहला अनुपूरक बजट और दूसरा राज्य आंदोलनकारियों का विधेयक। तारांकित अतारांकित प्रश्नों पर भी स्थिति साफ हो गई है। एक दिन में तारांकित 20 प्रश्न सदन में स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि चूक विधानसभा अध्यक्ष का भी विवेक होता है, बाकी उनके विवेक पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री की ओर से सदन में जो वित्त मंत्री हैं राज्य सरकार के, प्रेमचंद अग्रवाल, वो मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री पहले ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नामित कर चुके हैं। बिल्कुल सुदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट गदरपुर के डोंगीपुर गांव पहुंचे, जहां पर ध्वजारोहण राष्ट्रगान के बाद उन्होंने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया और सैनिकों को आपको बता दें कि पंचवारण प्रतिज्ञा करवाते हुए अजय भट्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। मेरी माटी मेरे देश के तहत पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद अजय भट्ट ने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव में बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। तो आपको बता दें जहां गदरपुर में ये अजय भट्ट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां खबर देहरादून से है और जहां तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बुजुर्ग दुकानदार को टक्कर मार दी और हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। बुजुर्ग के सर पर गहरी चोट भी आई और हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों का जमावड़ा भी लग गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया। वही सुबह मिली जानकारी के अनुसार देर रात बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सूत्रों की माने तो गाड़ी में 2 युवक मौजूद थे, जिनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो वहीं दूसरा फरार होने में सफल रहा। और हैरानी की बात तो ये रही कि जिस गाड़ी में बुजुर्ग को टक्कर मारी थी वो टिहरी नंबर की गाड़ी है और उसके पीछे पुलिस भी लिखा हुआ। तो कहीं ना कहीं देहरादून पुलिस को यह शक है कि फरार होने वाला व्यक्ति पुलिसकर्मी भी हो सकता है। दुदली से अपनी दुकान बंद करके
केलमन टाउन इंद्रपुरी फॉर्म में रहते हैं हम लोग। तो वो आ रहे थे, रास्ते में ये गाड़ी की स्पीड थी, ये गाड़ी ड्रिंकर ड्राइव में, इसके अंदर बोतल और दोनों लड़के हद से ज़्यादा पिए हुए थे। रॉन्ग साइड से उन्होंने राइट साइड से इतनी तेज़ काटा है और उनको हिट करके पूरी गाड़ी नीचे गिरी है। और अभी भी गाड़ी के अंदर बोतल गिलास रखे हुए हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से वो लोग गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स निकाल के ले गए। मेरे चाचा दुधली से अपनी दुकान बंद करके केलमन टाउन इंद्रपुरी फॉर्म में रहते हैं हम लोग। तो वो आ रहे थे, रास्ते में ये गाड़ी इतनी स्पीड थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।